हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। हम लोग हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे। आज हम लोग हड़प्पा वासियों के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन। देखिए, सैंदो वासियों का जो सामाजिक जीवन था वो बहुत ही सुख और सुविधापूर्ण था। इनका जो सामाजिक व्यवसाय का आधार था वो परिवार था। हड़प्पा सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, सैंदो वासियों का सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। देखिए, नगर नियोजन, मकानों के आकार तथा इनके शवों के दफनाने के ढंग को देखकर हड़प्पा समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। सैंदो समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। इसमें आपका विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी तथा शिल्पकार वर्ग और श्रमिक वर्ग। हड़प्पा समाज में पुरोहित का सम्मानित स्थान प्राप्त था। सैंदो सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। इनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ था अनाजों में गेहूं और जौ था। ठीक है, जो शाकाहार में इनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ था वो गेहूं और जौ था। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और स्त्रियां दोनों करते थे। अब देखिए, चनहुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। पासा के साथ साथ नृत्य, शिकार तथा पशुओं की लड़ाई आदि इनके मनोरंजन के साधन थे। पासा के साथ साथ पासा इनका प्रमुख खेल था। इसके साथ साथ नृत्य, पशुओं की लड़ाई और शिकार इनके मनोरंजन के साधन होते थे। इस सभ्यता के लोग दशमलव पद्धति से भी परिचित थे। अब हम लोग देखेंगे इनका धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, इनके धार्मिक जीवन के बारे में जानने के लिए मुद्राओं तथा छोटी छोटी प्रतिमाओं के प्रमाण के पर निर्भर करना है। ठीक है, मुद्राओं, छोटी छोटी प्रतिमाओं के प्रमाण पर निर्भर करना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो से छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं और मुद्राओं पर भी ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे प्रतीत होता है कि सैंदोवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। तो देखिए, सैंदो सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, अब देखिए, हड़प्पा से मिली एक मुद्रा में ऊपर की ओर पैर, नीचे की ओर सर किए हुए एक नग्न स्त्री का चित्र प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से मिली एक मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर, नीचे की ओर सर किए हुए एक नग्न स्त्री की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसको उर्वरता की देवी कहा गया है। तो देखिए, एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है। इस सभ्यता के लोग मातृ देवी के साथ साथ पुरुष की भी उपासना करते थे, जिन्हें रुद्र शिव कहा गया है। ठीक है, तो इस सभ्यता के लोग रुद्र शिव की भी उपासना करते थे। सैंदो सभ्यता के लोग पशुओं, वृक्षों और पक्षियों की भी उपासना करते थे। सैंदो सभ्यता के लोग वृक्ष, पशु और पक्षियों की उपासना करते थे। पशुओं में इनका गैंडा, बैल, हाथी, चीता, भैंस और कुबड़दार बैल प्रमुख था। इसमें जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रिय पशु था वो कुबड़दार बैल था। सर्वाधिक मुद्राओं पर जो चित्र अंकित मिला है वो कुबड़दार बैल का मिला है। वृक्षों में इनका पीपल सबसे पवित्र वृक्ष था। पक्षियों में फाख्ता इनका सबसे प्रिय पक्षी था। अब हम लोग देखेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। अब देखिए, सैंदो नगरों की शासन व्यवस्था के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सैंदो सभ्यता का एक राजा होता था। सैंदो सभ्यता के वासियों का एक राजा होता था जो कि पुरोहित था। वह देवताओं का प्रतिनिधि करता था। देवताओं का प्रतिनिधि करता था। सैंदो वासियों का एक राजा होता था जो पुरोहित होता था। जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक दूसरे से उत्तर एवं दक्षिण में स्थित थे, जिसे स्टुअर्ट पिगट महोदय ने, ठीक है, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियाँ कहा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियाँ कहा है, और ये एक दूसरे के उत्तर और दक्षिण में स्थित थे। इस सभ्यता का शासन बड़िक वर्ग के हाथ में था। देखिए, हड़प्पा वासी व्यापार एवं वाणिज्य के अधिक प्रेमी थे, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता का शासन बड़िक वर्ग के हाथों में था। हंटर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। हंटर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। तो ये हम लोगों का सामाजिक, धार्मिक और जो राजनीतिक जीवन था हड़प्पा वासियों का। अब हम लोग देखेंगे इनके कृषि और पशुपालन का आधार पे। तो चलिए देखते हैं इनका कृषि और पशुपालन क्या था। अब हम लोग देखते हैं कृषि तथा पशुपालन। तो कृषि तथा पशुपालन सैंधव वासियों के जीवन का मुख्य आधार कृषि था। इनकी प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ थी। चावल उत्पादन के साक्ष्य लोथल तथा रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, और सैंधव सभ्यता में गन्ने के साक्ष्य कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो गन्ना उत्पादन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं रंगपुर से बाजरा की खेती का प्रमाण मिलता है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सैंधव वासियों को जाता है। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा है, ठीक है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। सिंधवासी हल के प्रयोग से परिचित थे, जिसका साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार बने होते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कुबड़ वाले वृषभ का अंकन मोहरों पर अधिक मात्रा में मिलता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुबड़ वाला वृषभ था वो इनका अत्यंत प्रिय पशु था। इसके अतिरिक्त पशुओं में गाय, भैंस, कुत्ता, सुअर, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश आदि पालते थे। अब देखिए, ये पशु पालते थे, इनमें कुछ पशुओं को ये लोग भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए पालते थे, ठीक है। तो और सैंधव सभ्यता से शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। पक्षियों में मुर्गा, बतख, तोता, हंस आदि पालते थे, जिसमें मुर्गा इनका महत्वपूर्ण था। लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा के स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ और जबड़े आदि के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा से। तो ये आपका था कृषि तथा पशुपालन हड़प्पा सभ्यता था। जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे तो मैंने आपको बता दिया है। इसका बाद हम लोग देखेंगे भाषा। तो इनकी जो भाषा, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जिसको पिक्टोग्राफी कहते थे। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक चित्र, मछली और यू आकार के पाए गए हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक चित्र, मछली और यू आकार के पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो पद्धति थी वो वस्त्रोत्फेदन पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता की जो पद्धति थी वो वस्त्रोत्फेदन पद्धति थी। तो ये भाषा से आपके कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके परीक्षा के पर्पज से जो हैं। इसके बाद देखेंगे व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार 2 सभ्यताओं से था, मेसोपोटामिया और मिस्र। मेसोपोटामिया फराक और तजला नदी के तट पर है, यह सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। मिस्र नील नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको करा दिए हैं। हम लोग इसके बाद देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर कहाँ स्थित था, किस राज्य में, उसकी खोज किसने की है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में अब देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा, जो पंजाब जिले में स्थित है, साहिवाल का मोंटगोमरी गांव में, ठीक है। पाकिस्तान देश में है ये पंजाब। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी और व्हीलर थे, ठीक है, जिन्होंने जॉन मार्शल के सहयोग से उत्खनन का कार्य किया था 1921 ईस्वी में। जो इसके साक्ष्य हैं वो मजदूरों के आवास, अन्नागार, शिव की मूर्ति, तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी और शंख का बैल, ये साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं।
हमारी दूसरी सभ्यता है मोहनजोदड़ो, जो लाड़काना जिले में स्थित है पाकिस्तान में। इस सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। सन 1922 ईस्वी में खोजा गया है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, जो मोहनजोदाड़ो की या हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत थी, पुरोहितों का आवास, कांस की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, सभा कक्ष और महाविद्यालय आदि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला या प्रोतों का टीला के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदाड़ो या सबसे बड़ी सभ्यता मोहनजोदाड़ो थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता मोहनजोदाड़ो थी। इसके बाद आपका आता है सभ्यता आती है चनूदड़ो। ठीक है, चनूदड़ो सिंध जिले में पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता है। इसके खोजकर्ता नानी गोपाल मजूमदार थे। 1931 में खोजा गया। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं वो मनका बनाने का कारखाना, 4 पहिए की गाड़ी और श्रृंगार के साधन जैसे कंघा, शीशा, ठीक है, इत्यादि चीज़ें यहाँ से मिली हैं। इसके बाद आपकी जो सभ्यता आती है वो आती है रोपड़। रूपनगर जिले में पंजाब में स्थित है। पंजाब भारत का है। सतलज नदी के तट पर यह सभ्यता स्थित है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा और ब्रजवासी लाल हैं। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिला है, रोपड़ से। इसके बाद जो आपकी सभ्यता आती है वो कालीबंगा, जिला गंगानगर, राजस्थान में है। ठीक है, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता ब्रजवासी लाल और आलमंद घोष थे। इसके जो खोजकर्ता हैं ब्रजवासी लाल और आलमंद घोष हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वो काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत और तीनों प्रकार के समाधिकरण। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत और तीनों प्रकार के समाधिकरण मिले हैं। तो हमारी अगली सभ्यता है लोथल। लोथल एक बंदरगाह है। यह अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता श्री रंगनाथ राव हैं। 1954 में इसको खोजा गया। इससे जो साक्ष्य मिले हैं वो गोदीबाड़ा, धान की भूसी, चक्की, हाथी का दांत, घोड़े की मूर्ति और 3 युग्मित समाधि मिली है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगली सभ्यता आती है बनमाली, जो हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा में। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। ये 1973 से 74 में खोजा गया। इससे जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है उत्तम किस्म के जौ और मिट्टी का हल। इसके बाद आपकी अगली सभ्यता है रंगपुर। ये अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, मादर नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता माधव स्वरूप वत्स हैं। इन्होंने सन 1931 ईस्वी में इसको खोजा। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो धान की भूसी, ज्वार बाजरा और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपकी अगली सभ्यता आती है वो है कोटदीजी। कोटदीजी सिंध जिला पाकिस्तान में स्थित है, जो सिंधु नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता धुरपे और अफजल अहमद हैं। ठीक है, यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो कच्ची ईंटों के मकान का और चूल्हे का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। इसके बाद जो आपकी अगली सभ्यता आती है वो आती है सुतकांगडोर। ठीक है, ये बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में। यह दशक नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता सर मार्क्स और ओरेल आइंस्टाइन हैं। ठीक है, इसे यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है बंदरगाह, बेबीलोन से व्यापार करने का साक्ष्य और 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो सुतकांगडोर से मिला है। सुतकांगडोर एक बंदरगाह है। इसके बाद देखेंगे सभ्यता के लिए सुरकोटदा। ये कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात भारत में। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता जगपति जोशी थे। ये 1964 ईस्वी में खोजी गई थी। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है वो घोड़े की हड्डी और कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके बाद जो आपकी अगली सभ्यता आती है वह है राखीगढ़ी। हिसार जिले में स्थित है, भारत। ये घग्गर नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता सूरज भान हैं। 1958 ईस्वी में खोजी गई। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो ताम्र उपकरण मिले हैं। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी सभ्यता राखीगढ़ी है।
ठीक है। देखिए हड़प्पा की सबसे बड़ी सभ्यता मोहनजोदाड़ो है, लेकिन जो यदि पूछा है भारत की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, तो राखीगढ़ी है। इसके बाद आपका आता है अगली सभ्यता आती है आलमगीरपुर, मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। सन 1958 ईस्वी में ये खोजा गया है। यहाँ से साक्ष्य मिला है, मृदभांड बर्तन मिले हैं। ठीक है। अगली सभ्यता आपकी आती है धौलावीरा, जिला कच्छ गुजरात में है। इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। यहाँ से साक्ष्य मिला है वह पत्र मिला है, जल संरक्षण प्रणाली का विकास सबसे ज़्यादा धौलावीरा में ही था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पाकालीन स्थल थे जो मैंने आपको बता दिया है। आपके एग्जाम के पर्पज़ से, किसी भी वन-डे एग्जाम के पर्पज़ से जो भी इंपॉर्टेंट कुछ हड़प्पा सभ्यता से बनते थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो आज से आपका हड़प्पा सभ्यता समाप्त होता है। इसके आगे कल देखेंगे। यदि क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। तो इसके आगे कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।